जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ बांग्लादेश में तख्ता पलट करने की कोशिश किसने की। मोहम्मद यूनुस तख्ता पलट करने वाले का साथ क्यों दे रहे हैं? मोहम्मद यूनुस की ऐसी क्या मजबूरी है? तो जनरल वकार उज जमान रूस क्यों गए? मॉस्को रूस क्यों गए और इससे क्या क्या मीनिंग निकलते हैं? अब जनरल वकार उज जमान बांग्लादेशी आर्मी के चीफ हैं। ये आपको मैं बताने के, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मोहम्मद यूनुस ने किस विदेशी सिटीजन को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए, जैसे भारत में के एनएसए श्री अजीत डोभाल जी हैं, वैसे ही एक विदेशी नागरिक को अपना एनएसए क्यों बनाया? दोस्तों, और इसका बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में क्या रोल है? जो बांग्लादेश के एनएसए जो बनाए गए हैं अभी, उसका बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में क्या रोल है? और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ गुस्सा क्यों है, ये भी मैं आपको इसी एपिसोड में आगे बताने वाला हूँ। मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कुछ कुछ अच्छा अच्छा क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे उसके रीजन क्या है? ऐसा उनको बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये भी मैं आपको इसी एपिसोड में आगे बताने वाला हूँ। और बांग्लादेशी सेना के बीच में फूट डालने की कोशिश क्यों की जा रही है मोहम्मद यूनुस के द्वारा? ये भी मैं आपको इसी एपिसोड में आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, बताने के लिए बांग्लादेश के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं कोशिश करूंगा इसी एपिसोड में जल्दी से जल्दी कवर करने की। और इन सब के पीछे भारत का कनेक्शन क्या है? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उन सब के पीछे भारत का कनेक्शन क्या है? और मोहम्मद यूनुस भारत के ऊपर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप क्या है कि भारत बांग्लादेश की स्थिति को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पहले से ही बहुत खराब है, जबकि भारत तो बांग्लादेश की स्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और इसी एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेशी आर्मी के जो चीफ हैं मोहम्मद जमान, उन्होंने पाकिस्तानी सपोर्टर जनरल को उसके पद से क्यों हटाया और फिर उनके फैसले को पलटते हुए मोहम्मद यूनुस ने उसी जनरल को वापस पद पर क्यों रखा? इसके पीछे क्या रीजन है? ये सब डिटेल में मैं आपको इसी एपिसोड में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में संभावित तख्ता पलट के बीच मुख्य सलाहकार, आप उसको एक डमी प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के समक्ष बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों और उनकी चिंताओं को देखते हुए यूनुस ने यह घोषणा, भाई राजनीतिक चाल है या वास्तविक है, इस पर बहस छिड़ गई है। अब लोग बातें कर रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट की चर्चा के बीच मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को अभी याद किया है इस मौके पे, जब उनको लग रहा है कि अब तेरी कुर्सी जाने वाली है, अब तुझे डंडे पड़ने वाले हैं, या फिर अब उसको ये लग रहा है कि डंडे शायद ना भी पड़े लेकिन कुर्सी तो जाएगी ही। तो अपने दामन को बचाने के लिए, अपने दामन पर दाग लगने से बचाने के लिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है कि उसको हिंदुओं की बड़ी चिंता हो रही है बांग्लादेश में। यूनुस ने अमेरिका के सामने हिंदुओं को हर संभव रक्षा करने की बात कही है। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में तकरीबन 17 करोड़ लोग रहते हैं और हमारी कोशिश है सबको साथ रखने की। ये तो भाजपा की तरह बात कर रहा है। दोस्तों, ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, वहां का कोई न्यूज चैनल है, यूनुस ने सोमवार को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के आयोग के अध्यक्ष स्टीफन श्रिंक से मुलाकात की। इस दौरान यूनुस ने कहा कि मेरी कोशिश यहाँ के सभी समुदाय की रक्षा करने की है। मैंने यह तय किया कि यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार न हो। दोस्तों, बांग्लादेश में भारतीय हिंदुओं की इतनी दुकानें जला दी गई, हजारों की संख्या में बांग्लादेशी हिंदू मारे गए, औरतों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ और पता नहीं क्या क्या हुआ।
बांग्लादेश में अभी मोहम्मद यूनुस के आने के बाद। और अब जब इसको ये लग रहा है कि भी तेरी सरकार जाने वाली है, कभी भी तख्ता पलट होने वाला है, कभी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसने सोचा कि मैं अपने दामन पर इसके दामन पर जो भी दाग लगे हैं उनको मैं धो दूं। दोस्तों, इसको ये नहीं पता कि दाग ऐसे नहीं धुलते हैं। भविष्य में इसको इसी तरीके से याद किया जाएगा कि जैसे ही ये बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने, वैसे ही बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के साथ इसने कितने अत्याचार किए हैं। दोस्तों, अगस्त 2024 में यूनिस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया था। तब से यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है। वहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर हैं या फिर लोकल मीडिया है, उसमें प्रथम आलो वहाँ की कोई लोकल मीडिया है, उसके मुताबिक 2024 में हिंदुओं पर छोटे बड़े तकरीबन 1000 अटैक हुए हैं। 1000 अटैक। और यूनिस सरकार इसको रोकने में बिल्कुल विफल रही है, एकदम फेलियर। सरकार कट्टर इस्लामिक नेताओं के फेर में इसे नहीं रोक पाई, क्योंकि कट्टरता जो वहाँ के कुछ नेताओं में भरी पड़ी है, उनको खुश करने के लिए ही गवर्नमेंट ने, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने उनको खुली छूट दे दी कि भाई तुम्हें जो कुछ करना करो। इसके बाद से ही यूनुस सरकार के ऊपर, मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है हाल फिलहाल, उसके ऊपर बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सवाल उठाए हैं। और भारत ने भी बहुत सारे मौकों पर यूनुस के सामने नाराजगी जाहिर की कि भाई तुम सुधर जाओ, तुम इस तरह टाइप की हरकतें मत करो, नहीं तो तुम बहुत नुकसान झेलोगे आगे आने वाले समय में। यूनुस ने जिस तरीके से हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करने की बात कही है, उससे बहुत सारे सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार इस वक्त यूनुस को बांग्लादेशी हिंदुओं की इतनी याद क्यों आ रही है और उनके बारे में वो इतना अच्छा अच्छा क्यों बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके से बांग्लादेश में आर्मी और विपक्ष पार्टियों ने यूनुस की घेराबंदी की है और उससे उनके लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं है। प्रथम आलो, वहाँ की कोई मीडिया संस्था है प्रथम आलो, उसके मुताबिक यूनुस ने अपने करीबियों से कहा कि भाई यहाँ पर चुनाव कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कट्टरपंथी बिल्कुल नहीं चाहते कि वहाँ पर चुनाव हो। कट्टरपंथी तो वहाँ पर तानाशाही चाहते हैं। और मोहम्मद यूनुस के मन में ये बात है दोस्तों, उन्होंने अपने सलाहकारों से भी ये डिस्कस किया है कि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि आगे आने वाले भविष्य में इतिहास उनको इस नज़रिए से देखे कि वो एक कातिल हैं। उन्होंने हजारों हिंदुओं के घर उजाड़ दिए, हजारों हिंदुओं का कत्ल करवाया। और हिंदुओं के प्रति भी जिस तरीके से यूनुस अभी अपना प्रेम दिखा रहा है, उससे भी उसकी इमेज मेकिंग के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है इस सारे प्रोसेस को। यानी आते जाते यूनुस नहीं चाहते कि उनके कुर्ते पर किसी भी तरह का कोई दाग लगे। मतलब बिल्ली 100 चूहे भी खा जाए और फिर हज को भी चली जाए और उसके सारे पाप धुल जाए। मोहम्मद यूनुस, तेरे पाप इस तरीके से धुलने वाले नहीं हैं। तेरा हाल वही होने वाला है जो जिस समय पर बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और बांग्लादेश की आज़ादी में शेख हसीना के जो पिताजी हैं उनको फांसी पर लटका दिया गया था। यानी कि बांग्लादेश की आज़ादी में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसको भी फांसी पर लटका दिया गया बांग्लादेश में। तो अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस के मन में ये बात आ चुकी है और उसको ये दिख भी रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए या फिर सेना ही मुझे उतार कर यहाँ से फेंक दे और आगे आने वाले समय में मुझे भी उन्हीं की तरह फांसी पर लटका दिया जाए। दोस्तों, ये डरना लाजमी है, इनको इस तरह का डर होना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति तकरीबन एक जैसी ही रही है। वो अलग बात है कि भी बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद होने के बाद काफ़ी समय तक जब भी बांग्लादेश में नरम दल की सरकारें रही हैं, जब भी बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकारें रही हैं, लोकतांत्रिक सरकार के रहने से बांग्लादेश की स्थिति कुछ सुधरी है। लेकिन जैसे ही कट्टरपंथियों की बांग्लादेश में गवर्नमेंट आई है, तो कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में वही हालात पैदा करने की कोशिश की है जो
सीरिया या फिर पाकिस्तान में है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि आने वाले समय में आप लोगों को ये देखने को मिले कि मोहम्मद यूनिस चौराहे पर फांसी पर लटका हुआ मिला है और लोग उसको पत्थर मार रहे हैं। अब आगे चलिए, आगे आपको और बहुत कुछ बातें बताने वाला हूँ दोस्तों। इन सब के बीच मोहम्मद यूनुस भारत सरकार के ऊपर ये ठीकरा फोड़ रहे हैं कि भारत सरकार ही बांग्लादेश में इस तरह का माहौल बना रही है ताकि ढाका में भारत का फिर दोबारा से प्रभाव स्थापित हो सके। अब वहाँ की सेना और बांग्लादेश की जो अंतरिम गवर्नमेंट है वो इस बात को नकार रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट और सेना के बीच में किसी भी तरह का कोई भी मतभेद है। दोस्तों, बांग्लादेश की सेना ने देश के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से मतभेद की खबरों को गलत बताया है। सेना ने सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। ब्रिगेडियर जनरल नाजिम उद दौला ने सोमवार को कहा कि सरकार और सेना के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। मोहम्मद यूनुस के सलाहकार की ओर से भी उनके अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहने की बात की गई है। दोस्तों, मीटिंग हुई थी इनके आपस में और उस मीटिंग में उन्होंने जो बात बाहर निकाली है, मीटिंग के बाद तो खैर बात वही बाहर निकलेगी जो बाहर निकालना चाहेंगे। ये ऐसा कभी क्यों कहेंगे कि भाई सेना और सरकार के बीच में टकराव है और सेना कभी भी वहां का तख्ता पलट कर सकती है। दोस्तों, ब्रिगेडियर जनरल नाजिम उद दौला ने कहा कि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वह सच नहीं है। हम शांति से और समझदारी से काम कर रहे हैं। ये उनका प्रेस में दिया गया बयान है जो कि स्थिति को थोड़ा सा संभालने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है और उन्होंने कहा कि भी सेना और सरकार साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के जो हेड है अभी अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस, बार बार मैं उनको बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के हेड की याद दिलाने की आपको बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि वो वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं है, चुने हुए इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं है, वो जबरदस्ती के बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने सलाहकारों के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि भाई वही अंतरिम प्रधानमंत्री बने रहेंगे, वही अंतरिम सरकार के सलाहकार, मुख्य सलाहकार बने रहेंगे और उनका इस पद पर बैठे रहने का भी निर्णय हुआ है क्योंकि वो कोशिश तो उनकी यही है कि वो लास्ट दम तक, मरते दम तक वो इस पद पर बने रहें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं, मौज करें, क्योंकि उनका जो डर है कि जैसे वो इस पद से उतरे तो उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा और पद पर बने रहे तो फिर उनको ये डर नहीं रहेगा, उनका ये खतरा चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि स्थितियां तो कुछ और ही बोल रही हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और देश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान के बीच दरार तो लगातार बढ़ती जा रही है। इलेक्शन को लेकर सेना प्रमुख चाहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार हो और मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि वो ही मरते दम तक इस पद पर बने रहें और ऐसी मौज मस्ती काटते रहे। इसी बीच जो सेना के प्रमुख हैं जनरल जमाल ने तत्काल कमांडरों की एक मेन मीटिंग बुलाई, अहम बैठक बुलाई। बांग्लादेश आर्मी चीफ अब चुनाव को लेकर मोहम्मद यूनुस को समय देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और चाहते हैं कि चुनाव की घोषणा जल्द से जल्द हो जाए। उनकी सबसे बड़ी चिंता विदेशी हस्तक्षेप के कारण जो अस्थिरता यानी कि जो डावाडोल की स्थिति बांग्लादेश में हो गई है, उस स्थिति को दूर करने की है। दोस्तों, खैर बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सोच आगे आने वाले समय में ऐसी ही रहेगी, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, जनरल जमान की जो योजना है, जो उनकी प्लानिंग है, वो ये चाहते हैं, वो ये ऐसा सोच रहे हैं कि जो बांग्लादेश की दो प्रमुख विपक्ष पार्टियां हैं, शेख हसीना की आवामी लीग और खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी, उनको साथ लेके और जो वहाँ के जो कथित स्टूडेंटों ने अपनी एक अलग ही पार्टी बनाई है, उसको भी साथ लेके
चुनाव की तैयारी करवाने की है। और सेना की, वहाँ की जो आर्मी है, बांग्लादेश की आर्मी, उसकी सबसे बड़ी चिंता, जो जनरल वहाँ के जनरल जवान है, उनकी एक सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि मोहम्मद यूनुस ने आने के बाद सरकार एक बगैर अलोकतांत्रिक और बगैर चुनी हुई सरकार के मुखिया बनने के बाद हजारों की संख्या में तो नहीं कह सकते, लेकिन सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेश की जेलों में जो कट्टरपंथी रह रहे थे, आतंकवादी टेरर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के जो कट्टरपंथी आतंकवादी रह रहे थे, उन्होंने उनको रिहा कर दिया। अब ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ऐसे कट्टरपंथी आतंकवादियों को जेल से रिहा करना, जो कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट या बांग्लादेश की हाल फिलहाल की गवर्नमेंट को तो क्या नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में वो बांग्लादेश में और क्या अफरा तफरी का माहौल मचा सकते हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है दोस्तों, क्योंकि भारत का पड़ोसी बांग्लादेश है, और वो बांग्लादेश में तो कम और भारत में ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और फिर उनका किसी न किसी कोई बड़े ऑपरेशन के तहत उनका इलाज भी किया जाएगा, जैसे पाकिस्तान का भी इलाज हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया, और जो दिख भी रहा है उनका इल्ज़ाम भी जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद यूनुस सेना में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल जमान की दूसरी बड़ी चिंता मोहम्मद यूनुस को लेकर ये है कि सेना के विभाजन का प्रयास कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। हाल ही में उन्होंने सेना प्रमुख की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की, यानी कि एनएसए की नियुक्ति की है, जो कि भारत के अजीत डोभाल के इक्विवेलेंट ही माने जाते हैं। एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ एनएसए क्या होता है। और इन सब से ये देखने को मिल रहा है कि भी आर्मी चीफ की अनुपस्थिति में एनएसए को नियुक्त करना, और एनएसए जो बनाए गए हैं वो खलीलुर रहमान, जो कि एक विदेशी नागरिक है, ये एक अमेरिकी नागरिक है। एक अमेरिकी नागरिक खलीलुर रहमान को बांग्लादेश का एनएसए बनाना, ये बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों। और जो ये खलीलुर रहमान है, ये म्यांमार यानी कि बर्मा अपना पड़ोसी, उसमें अमेरिका ने एक सैन्य अभियान को प्लान किया था। उस सैन्य अभियान के प्लान में ये खलीलुर रहमान शामिल रहा है, और बांग्लादेश की सेना के ऊपर दबाव भी बना रहा है कि वो भी इस अभियान में शामिल हो। दोस्तों, जनरल जमान, बांग्लादेशी सेना के जो जनरल हैं, जनरल जमान, उनके विरोधी के साथ एनएसए ने बैठक की है, क्योंकि सेना में उनका भी एक छोटा मोटा विरोध हो रहा है मोहम्मद यूनुस के कहने पे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सेना में एक विभाजनकारी स्थिति को लाना चाहते हैं, ताकि सेना में दो धड़े बन जाए और सेना में किसी भी प्रकार का कोई भी विद्रोह उनके खिलाफ ना हो, और सेना उसी तरीके से काम करे जैसा वो चाहते हैं। उनका तख्ता पलट करने की कोशिश ना की जाए, इनकी डिवाइड एंड रूल, जैसा कि कभी अंग्रेजों ने पूरे विश्व में और भारत में भी इसी तरह के फॉर्मूले को शुरू किया था। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने खलीलुर रहमान के साथ एक बंद कमरे में मीटिंग की। फैजुर रहमान लेफ्टिनेंट जनरल हैं बांग्लादेश की सेना में, और खलीलुर रहमान है एनएसए, जो कि एक अमेरिकी नागरिक है, और बांग्लादेश के जो अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने खलीलुर रहमान को एनएसए नियुक्त किया है। दोस्तों, रहमान को जनरल जमान के विरोधी खेमे में माना जाता है। फैजुर रहमान, देखो नाम थोड़े से अटपटे हैं, बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। फैजुर रहमान ये जनरल जमान के विरोधी माने जाते हैं, ये एकमात्र विरोधी ही है। और वहाँ के विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि नए एनएसए और यूनुस की कोशिश सेना प्रमुख को हटाने की है, क्योंकि ज़्यादातर कमांडर जनरल जमान के साथ हैं। इस बीच सेना प्रमुख ने साफ किया कि वह किसी दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने अपने कार्यालय या घर की ओर किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोक दिया।
दोस्तों आर्मी चीफ ने शुरुआत में मोहम्मद यूनुस की मदद करने की बड़ी कोशिश की, और लेकिन उन्हें जल्द समझ में आ गया कि मोहम्मद यूनुस विदेशी हाथों की कठपुतली है, अमेरिकी हाथों की कठपुतली है, और वो एक पपेट है, पपेट से ज़्यादा कुछ नहीं। उनका अपना फैसला कुछ नहीं होगा बांग्लादेश के हक में। मोहम्मद यूनुस जो भी फैसला लेंगे वो अमेरिका की सपोर्ट वाला ही फैसला होगा। इसलिए सेना प्रमुख चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो बांग्लादेश में। बांग्लादेश की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल हैं फैजुर रहमान। उन्होंने एक बंद कमरे में खलीलुर रहमान, जो एनएसए हैं, बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान, उनके साथ मीटिंग की। फैजुर रहमान को जो बांग्लादेशी आर्मी के चीफ हैं जनरल जमान, उनके विरोधी खेमे का माना जाता है। अब एक जनरल जमान का विरोधी अगर एनएसए के साथ मीटिंग करता है तो उससे क्या मीनिंग निकलते हैं? इससे तो सरेआम यही दिख रहा है कि भी लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान, एनएसए खलीलुर रहमान और मोहम्मद यूनुस, ये सभी मिलके बांग्लादेशी सेना के जो चीफ हैं जनरल जमान, उसको सेना के प्रमुख पद से हटाना चाहते हैं। और वो क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति बहाल हो जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में की जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की, उसको गिरा के लोकतांत्रिक सरकार, एक लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार लाई जाए, ताकि वहाँ के लोगों का जीवन आसान हो जाए और बांग्लादेश को आगे आने वाली मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। मेरे दोस्तों, ये जो जनरल जमान है, बांग्लादेश आर्मी के जो प्रमुख हैं, इनको भारत का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये अपनी मर्जी से तो सब कुछ ऐसा इस तरीके से नहीं कर सकते जब तक कोई बहुत बड़ा सपोर्ट इनको ना मिले, क्योंकि किसी को भी इस तरीके का काम करने के लिए, अपने से ऊपर वाले आदमी के साथ लड़ने के लिए बहुत बड़े सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि सबसे ऊपर तो आज के दिन वहाँ पर मोहम्मद यूनुस है, उनके नीचे ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? ये किसी बगैर किसी सपोर्ट के तो ये जा नहीं सकते, इनकी हिम्मत भी नहीं हो सकती, क्योंकि इनको अपना भी खतरा होता है, इनको अपना भी डर होता है। लेकिन जब किसी इंसान को अपना डर या अपना कोई भी खतरा दूर करना हो, तो उसको अपने से या फिर अपने देश के बड़े आदमी से भी ज़्यादा बड़ा सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, जब पिछले साल शेख हसीना की सरकार गिराई गई थी, तो और उसके सरकार के गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस वहाँ के कठपुतली प्रधानमंत्री बनकर बैठ गए। तो इस कठपुतली प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए जनरल जमान, जो बांग्लादेशी सेना के आर्मी चीफ है, उन्होंने बड़ी हेल्प की थी इनकी। लेकिन धीरे धीरे इनको ये समझ में आ गया कि ये जो कठपुतली प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, ये तो सिर्फ और सिर्फ विदेशी ताकतों यानी कि अमेरिका की सपोर्ट वाला ही प्रधानमंत्री है, यानी कि ये वही करेगा जो अमेरिका बोलेगा। इनका अपना कोई दिमाग नहीं है कि जो बांग्लादेश की आवाम, बांग्लादेश की जनता के बारे में कुछ अच्छा सोच के या फिर बांग्लादेश के लिए सेपरेटली अपने अपने दिमाग से कुछ अपना एक कड़ा फैसला ले सके। ये इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये तो पपेट है, ये बैठाए गए हैं। तो दोस्तों, जनरल जमान को जून 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी, उनके उनके ही कार्यकाल में सेना का प्रमुख पद दिया गया था, सेना का चीफ बनाया गया था। और उन्हें भारत के अच्छे समर्थकों में भी माना जाता है। जनरल जमान को भारत के अच्छे समर्थकों में माना जाता है, और एक संतुलित यानी कि बैलेंस्ड सैन्याधिकारी के तौर पर उनकी एक इमेज है। सेना में उनके खिलाफ के जो खेमे हैं, उनकी अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान कर रहे हैं। जनरल फैजुल रहमान को इस्लामिक कट्टरपंथियों और इस्लामिक कट्टरपंथी और पाकिस्तान परस्त लोगों का समर्थन हासिल है दोस्तों। यानी कि वो एक जनरल फैजुल रहमान पाकिस्तान सपोर्टर आदमी है, और जो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा वो तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश में किसी भी तरह की कोई भी लोकतांत्रिक सरकार आए। दोस्तों, इसी साल की शुरुआत में पाकिस्तान की जो आईएसआई है, पाकिस्तान की जो खुफिया एक एजेंसी है आईएसआई, जासूसी संस्था, जैसे भारत की रो है वैसे ही, उसके जो चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक,
ने बांग्लादेश का दौरा किया था और इस दौरान उनकी मुलाकात फैजुल रहमान के साथ हुई। लेकिन आर्मी चीफ, जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ है, जनरल जमान, उनके साथ उनकी किसी भी तरह की कोई मुलाकात या मीटिंग नहीं हुई। इससे सेना के अंदर विभाजन और ज़्यादा गहरा गया है और इसको बांग्लादेशी सेना के चीफ जनरल जमान की बेइज्जती और उनके अपमान के तौर पर भी देखा गया है। और ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों कि पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ आते हैं और बांग्लादेश के चीफ से नहीं मिलते हैं, बांग्लादेश की जो आर्मी के चीफ है उससे नहीं मिलते हैं, जबकि उनके जो विरोधी हैं उनसे मिलते हैं। तो दोस्तों, जनरल फैजुर रहमान ने तख्ता पलट करने की भी कोशिश की है और एक योजना बनाई थी, लेकिन उसको जनरल फैजुल रहमान को आईएसआई का समर्थन मिलने के बाद, पाकिस्तान का सपोर्ट मिलने के बाद, जो बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट करने की कोशिश की, उसका समर्थन उसको बांग्लादेशी सेना के अंदर से नहीं मिल पाया। थोड़ा बहुत मिला, उतना नहीं मिल पाया जितना उनको उम्मीद थी। तो यहीं पर यही हम लोग ये सोच सकते हैं दोस्तों, इससे ये मीनिंग निकलते हैं कि पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहता कि बांग्लादेश में एक स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार बने। दोस्तों, कुछ दिनों पहले बांग्लादेशी सेना के जो प्रमुख हैं जनरल जमान, उनका एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि मैं देख सकता हूँ कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता को आगे आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है। मुझे ये दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में कट्टरपंथी बांग्लादेश पर कब्जा कर सकते हैं और ऐसी मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं देश को सुरक्षित हाथों में रखना चाहता हूँ। जमान ने कहा था कि मैं आपको पहले से ये चेतावनी दे रहा हूँ ताकि आप कल यह न कहें कि मैंने आपको बताया नहीं। इसका मीनिंग क्या निकलता दोस्तों? इसका मीनिंग सीधा सीधा यही निकलता है कि वो ये चाहते हैं, उन्होंने संकेत दिया है, उन्होंने बांग्लादेश के जो अंतरिम प्रधानमंत्री बने बैठे मोहम्मद यूनुस, उनको ये संकेत दिया है कि भाई सुधर जाओ, संभल जाओ, कट्टरपंथियों को मौका मत दो, देश को गलत हाथों में सौंपने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा और तुम्हारा तख्ता पलट कर दिया जाएगा और तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा चौराहे पर, और लोग तुम्हारे लाश को पत्थर मारेंगे। ऐसा उन्होंने संकेत दिया कुछ दिनों पहले ही, ओपनली, खुलेआम। तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिले कि मोहम्मद यूनुस लटके हुए हैं, कौवे उनको खा रहे हैं और लोग उनको पत्थर मार रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आने के बाद अमेरिका का तो वहाँ पर प्रभाव है ही है, चीन और पाकिस्तान ने भी अपने वहाँ पर पैर जमाने की बड़ी कोशिश की है और वो कुछ हद तक सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन जनरल जमान, जो वहाँ के प्रमुख हैं, सेना के प्रमुख, उन्होंने इस बात का घोर विरोध किया है कि बांग्लादेश और म्यांमार अमेरिका के साथ मिलकर एक मानवीय गलियारा बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि बांग्लादेश के रास्ते, म्यांमार के रास्ते, बांग्लादेश में एक ऐसा रास्ता बनाया जाएगा, म्यांमार से लेकर बांग्लादेश तक एक रोड समझ लो आप, ओपनली, चाहे वो कच्ची रोड हो चाहे वो पक्की रोड हो, एक ऐसा रास्ता बनाया जाएगा जिस पर इधर से उधर वो लोग अपना सामान सप्लाई कर सके, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो और इलीगल चीज़ें हों, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाएगा। और भारत इसका पुरजोर विरोध कर रहा है कि किसी भी तरह का इस टाइप का कोई भी गलियारा हम बनने नहीं देंगे, चाहे वो इस गलियारे को बनाने में अमेरिका, म्यांमार और बांग्लादेश की सहायता ही क्यों ना कर रहा हो। दोस्तों, इस तरीके की योजना कभी भी मोहम्मद यूनुस अपने दिमाग से नहीं सोच सकता, क्योंकि उसका अपना दिमाग तो है नहीं, वो तो पपेट है, वो तो कठपुतली है, और कठपुतली का अपना दिमाग नहीं होता। कठपुतली तो वैसे ही नाचती जैसे उसको नचाया जाए। दोस्तों, ये गलियारा बनाने के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू करे, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू करे। और अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार वैसी ही चलती रही जैसे अब चल रही है,
तो अमेरिका की प्लानिंग सफल होती दिख रही है। लेकिन दोस्तों, अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं है जो चुपचाप चीजों को देखता रहे कि भारत पर कोई भी आए भारत के ऊपर अटैक करे, कोई भी आए भारत के ऊपर किसी भी तरह का कोई टेररिज्म अटैक करे और भारत उसका कोई पुरजोर विरोध भी ना कर पाए। ये आज की मौजूदा गवर्नमेंट है दोस्तों, कि जो इन टेरर अटैक का या फिर जो इस तरीके का जो गलियारा बनाया जा रहा है, इसको बनना न देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। क्योंकि भारत को पता है कि भारत की जनता को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो मेरे दोस्तों, जनरल जमान जो बांग्लादेशी सेना के प्रमुख है, उन्होंने मॉस्को यानी कि रशिया का भी दौरा किया था। और उस दौरे के पीछे बड़े अहम रीजन है और उसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल के आते हैं। उस दौरे का एक सबसे पहले मीनिंग तो यही है कि कोई भी आर्मी चीफ किसी भी देश में जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, वो अपने साथ पूरा मंत्रिमंडल लेके जाता है। उसके साथ अकेला आर्मी चीफ नहीं होगा, एनएसए भी होगा, ताकि उस पर नजर रखी जाए, ताकि वो किसी भी तरह का कोई भी ऐसी डील ना कर पाए या फिर इस तरीके की ऐसी कोई खुफिया जानकारी या फिर कोई भी खुफिया सौदा ना कर पाए विदेशी लोगों के साथ, जिससे उस देश को खतरा हो। लेकिन बांग्लादेश में तो आर्मी चीफ मोहम्मद यूनुस की नहीं सुन रहा, आर्मी चीफ की जो बातें हैं या फिर जो उसकी प्लानिंग है वो वहाँ के जनरल फैजुल रहमान नहीं सुन रहा, या फिर आर्मी चीफ फैजुल रहमान, वहाँ का जो एनएसए है खलीलुर रहमान और मोहम्मद यूनुस, इन सब की एक चौकड़ी बनी हुई है। ये अलग अलग सोच रहे हैं और सब अपने अपने फायदे की सोच रहे हैं। लेकिन इसमें भारत का फायदा ये है दोस्तों कि जनरल जमान ये भारत के पक्ष में है, ये भारत के हक में है और ये वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को बनते हुए देखना चाहते हैं। और भारत भी यही चाहता है कि वहाँ पर कोई भी कट्टरपंथी सरकार ना आए और लोकतांत्रिक ही सरकार बने। तो वो सीधा दौरा तो भारत का कर नहीं सकते, इसलिए भारत ने उनको बोला गया होगा, भारत के थ्रू उनको बोला गया होगा कि भी जाओ मॉस्को, वहाँ पर हमारे आदमी मिलेंगे और वहाँ पर आप उनसे किसी तरह की जो भी हमें डील करने, जो भी जिस भी तरीके की हमें बातचीत करने, तो वहाँ हो जाएगी। यानी कि रशिया तो सिर्फ एक मीडिएटर है भारत और जनरल जमान के बीच का। तो हालांकि देखो, जनरल जमान ने वहाँ पर उन लोगों से बातचीत की, लेकिन 50 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बांग्लादेश की तरफ से कोई सेना प्रमुख वहाँ पर गया है, रशिया। दोस्तों, जनरल जमान चाइना नहीं गए, जनरल जमान अमेरिका नहीं गए, जनरल जमान भारत नहीं आए, जनरल जमान रशिया ही क्यों गए? क्योंकि रशिया भारत का मित्र है और रशिया में ही भारत के प्रतिनिधियों के साथ जनरल जमान की बात आसानी से हो सकती है और उसका मीडिएटर रशिया बना हुआ है। अब हम ये सोचेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि रशिया जाकर जनरल जमान को क्या हासिल हुआ। दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय की जो सरकार है वो कट्टरपंथियों के आगे बिल्कुल झुकी हुई है, उनके पैरों में गिरी हुई है और उनकी हर बात मानती है। और बांग्लादेश की सेना वो कट्टरपंथियों के खिलाफ है, इस्लामिक जो कट्टरपंथी है उनके खिलाफ है। जनरल जमान ने इस तरफ कई बार इशारा भी किया है। ऐसे में जनरल जमान के जो रूस की जो यात्रा है उसके 3 मीनिंग निकलते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जनरल जमान ने यूनिट सरकार को एक संकेत दिया है, एक इशारा दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो सत्ता को संभाल सकते हैं। दूसरा, जो चीन की उपस्थिति है बांग्लादेश में, उसको बैलेंस करना, क्योंकि बांग्लादेश चीन से लगभग 70% आर्मी के इक्विपमेंट है, जो वेपन्स हैं, वो चाइना से खरीदता है। और जनरल जमान की जो यात्रा रशिया की जो ट्रेवल हुई है, रशिया की जो यात्रा हुई है, उसका तीसरा जो टारगेट है, मुझे ये दिख रहा है कि बांग्लादेश किसी भी गुट में न जाकर अपनी जो रणनीति है, यानी कि बांग्लादेश की जो स्वयं की रणनीति बनाए भारत की तरह। भारत भी किसी भी गुट में शामिल नहीं है, वो अपनी रणनीति खुद बनाता है। तो ये भी दिखाना उनका एक मेन टारगेट है, ये एक मेन उद्देश्य है कि
वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि भी हम अपनी रणनीति खुद बना सकते हैं, हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं। दोस्तों, जनरल जमान की रशिया यात्रा भारत के लिए अच्छी कैसी हो सकती है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। भारत और रूस से बांग्लादेश का बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में भारत के अलावा रूस का भी समर्थन हासिल था। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो उस समय रशिया ने बहुत हेल्प की थी, भारत के थ्रू, डायरेक्ट नहीं की थी लेकिन भारत के थ्रू हेल्प की थी। फिलहाल रूस बांग्लादेश के रूपपुर एक जगह है बांग्लादेश में, रूपपुर, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का एक संयंत्र लगा रहा है, उसका निर्माण कर रहा है, उसका मैन्युफैक्चर कर रहा है। यह देश की सबसे महंगी बुनियादी ढांचा परियोजना है बांग्लादेश की। इसमें कुछ भारतीय भी शामिल हैं, कुछ भारतीय इंटरेस्ट भी शामिल है इस परियोजना में। ऐसे में भारत रूस जनरल जमान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं इस परियोजना की आड़ में। दोस्तों, इस परियोजना की आड़ में रूस और भारत जनरल जमान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई उंगली ना उठे, ना ही रशिया के ऊपर उठे ना ही भारत के ऊपर उठे। इससे भारत को दोस्तों बांग्लादेश में दोबारा से पैर जमाने का मौका मिल सकता है। और हसीना सरकार में भारत का ढाका में अच्छा प्रभाव रहा था, बहुत अच्छी पकड़ थी। जमान और रूस के जरिए भारत फिर से अपनी वही अच्छी पकड़ बनाना चाहता है और पाकिस्तान को निष्क्रिय करना चाहता है, चाइना को निष्क्रिय करना चाहता है, और साथ ही साथ जो अमेरिकी प्रभाव जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, जो भारत के हक में बिल्कुल भी नहीं है, उसको भी निष्क्रिय करने में भारत को बड़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, जो ये मानवीय गलियारे की बातचीत चल रही है, जो बर्मा और बांग्लादेश के बीच में बनाया जाएगा, अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है इसमें? अमेरिका एक अराकान आर्मी है, म्यांमार में यानी कि बर्मा में एक अराकान आर्मी है जो कि म्यांमार जुंटा के खिलाफ हमेशा सैन्य अभियान चलाती रहती है, हमेशा उनके ऊपर अटैक्स करती रहती है। तो इसमें अराकान आर्मी की हेल्प करना अमेरिका का मेन उद्देश्य है। अमेरिका का मेन उद्देश्य है अराकान आर्मी की हेल्प करना ही है, जिसके लिए बांग्लादेश की ज़मीन का इस्तेमाल करना, बांग्लादेश की सेना का इस्तेमाल करना अमेरिका की सोच में शामिल है। क्योंकि अराकान आर्मी की हेल्प वो तभी कर पाएगा जब बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश की ज़मीन अमेरिका के साथ होगी। नहीं तो बगैर बांग्लादेश की हेल्प के, बगैर बांग्लादेश की आर्मी की हेल्प के, बगैर बांग्लादेश की ज़मीन की हेल्प के अमेरिका अराकान आर्मी को कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए इस गलियारे का निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस गलियारे को बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये बात भारत भी समझता है और इस चीज़ का सपोर्ट भारत बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और इसके खिलाफ भारत इसी गलियारे के खिलाफ अपनी आवाज़ें उठा रहा है ताकि ये गलियारा ना बनने पाए। क्योंकि अगर अराकान आर्मी का बर्मा में वर्चस्व बढ़ता है तो पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह बर्मा में भी डिस्टेबलाइजेशन आ जाएगा, यानी कि एक तरीके से भारत चारों तरफ डिस्टेबलाइज कंडीशन से गिरता हुआ नजर आ रहा है, और ये भारतीय गवर्नमेंट को सब चीज़ें दिखती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी क्या राय है। क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी एक सेना का राज होना चाहिए, या वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए? और जो जनरल जमान यानी कि बांग्लादेश के जो आर्मी प्रमुख है जनरल जमान, उनके चरित्र के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। तो उनके चरित्र के बारे में, उनके करैक्टर के बारे में और जनरल जमान को आप किस नज़र से देखते हो, उसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, एक बार फिर से मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।